हर मुश्किल में जो समस्या को राह दिखाते हैं, ऐसे ही लोग इस युग में दिशा गुरु कहलाते हैं। दिशा गुरु कहलाते हैं। तो गुफ्तगू की इस सीरीज के बीच में आज हमारे मेहमान हैं निशा के अध्यक्ष और प्राइवेट स्कूलों की आवाज, या यूं कहें कि प्राइवेट स्कूलों के परचम, जिनको प्यार से प्राइवेट स्कूलों का मसीहा भी कहा जाता है। आज स्टूडियो के बीच में मुझे प्रसन्नता हो रही है स्वागत करते हुए डॉक्टर कुलभूषण शर्मा जी। कुलभूषण जी, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत। और मैं भी बहुत हर्षित महसूस कर रहा हूँ रेडियो वितस्ता के दर्शकों से संबोधित होते हुए। तो श्रोताओ, अभी जैसा कि आप जानते हैं कि कुलभूषण शर्मा जी एक ऐसा नाम है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के बीच में पूरी खलबली मचा के रख दी है। तो आज हम जानना चाहेंगे कुलभूषण शर्मा जी से बहुत कुछ कि क्या उनका मिशन है, क्या उनका प्रोग्राम है, क्या वो करना चाहते हैं, क्या वो कर चुके हैं, और बहुत सी ऐसी कुछ बातें जो इनके दिल के अंदर हैं। प्रयास करूंगा कि इनके दिल की बातों को भी आपके साथ में साझा कर सकूं। कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ कही और कुछ अनकही बातें। तो आइए शुरुआत करते हैं गुफ्तगू की इस सीरीज से। एक बार पुनः स्वागत और प्रणाम करते हुए कुलभूषण शर्मा जी का। तो कुलभूषण जी, हमारे दर्शक सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपका मिशन क्या है। शर्मा जी, बहुत अच्छा प्रश्न है कि मिशन क्या है। मैं अक्सर कहता हूँ कि चला तो कुछ और मिशन के लिए था, लेकिन जिंदगी में मिशन बदल गया चलते चलते। चला था मैं खुद को बचाने के लिए, लेकिन अब मिशन ये है कि किस प्रकार देश के अंतिम बच्चे को उसकी मनपसंद का शिक्षा का अधिकार मिले, और सिर्फ शिक्षा का अधिकार नहीं, गुणवत्ता की शिक्षा का अधिकार मिले। अब मिशन जो है बिल्कुल परिवर्तित हो चुका है। अब यह है कि देश के अंतिम बच्चे को कैसे शिक्षा का लाभ मिले, कैसे वो 21st सेंचुरी की एजुकेशन ले सके। तो अपने स्वार्थ से ये जो परमार्थ की तरफ हमारा मिशन चला, आज पूरा निशा उस पर जो है कार्य कर रहा है। बहुत ही सुंदर शब्दों के बीच में आपने व्याख्या की है अपने मिशन की, कि स्वार्थ से परमार्थ तक। तो जो आपने इस बात की शुरुआत की, यहाँ पर आपने ये बताया कि चला तो था मैं अपने आप को बचाने के लिए, जरा उन परिस्थितियों के विषय में बताना पसंद करेंगे हमारे दर्शकों को कि वो क्या परिस्थितियां थी जिनमें आपको अपने आप को बचाने की आवश्यकता पड़ी। बिल्कुल सही शर्मा जी, ये 2003 के समय की बात है कि जब देश में इनेलो सरकार का शासन था। उस समय शिक्षा नीति बनी और उसके लिए कोर्ट की तरफ से भी दबाव था कि हरियाणा में शिक्षा नीति बनाई जाए। तो जो शिक्षा नीति बनी, उस समय एसोसिएशंस का इतना प्रभाव नहीं था, तो एक इस प्रकार की शिक्षा नीति बन गई जिससे पूरे हरियाणा के हजारों स्कूल बंदी के कगार पर पहुंच गए थे। तो मैं भी उस समय एक स्कूल चलाता था, तो उसका असर मुझे अपने आप पर भी नजर आया कि इस नीति का शिकार मेरा स्कूल भी हो रहा था। जब मेरा स्कूल शिकार हो रहा था तो मेरा परिवार भी उसका शिकार हो रहा था। मेरे बच्चों पर भी उसका असर पड़ता, मेरे परिवार पे भी उसका असर पड़ता। तो एकदम लगा कि ये तो पूरी दुनिया बदल जाएगी और जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उस मुश्किलों से लड़ने के लिए एक नासा का हमने गठन किया, अपना सफर शुरू किया कि कैसे इस मुश्किल से निजात पाई जाए। तो सफर इस प्रकार शुरू हुआ, अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने स्कूल को बचाने के लिए, अपने स्कूल साथियों को बचाने के लिए सफर की शुरुआत शर्मा जी इस प्रकार से हुई। बहुत अच्छी बात। मैं ये भी जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, और जो श्रोता इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं गुफ्तगू के, वो भी ये बात जानना चाहते हैं कि जैसे कि आपने बताया कि परमार्थ के बीच में आपके विषय में कहा जाता है कि आपको प्राइवेट स्कूलों का मसीहा कहा जाता है। क्या ये बात सच है? देखिए, ये लोगों का प्यार है, क्योंकि जब लोग इस संकट की घड़ी में आए तो हजारों स्कूल ऐसी स्थिति पे आ गए थे कि सबके अभी ये चिंता थी कि क्या उनके घरों में चूल्हे जलेंगे या नहीं। और उनमें जो पढ़ाने वाली हजारों लाखों शिक्षिकाएं थी, उनके सामने भी ये संकट खड़ा हो गया था
क्योंकि उनके वो जॉबलेस हो जाते। तो जो हमने मिलकर संघर्ष किया अपने सभी साथियों से लेकर, और मैंने उसमें नेतृत्व भी प्रदान किया, तो साथियों ने प्यार से, मुझे बहुत सारे लोग प्यार से ये शब्द कहते हैं कि वी शर्मा जी आपने स्कूलों को बचाया, लोगों का रोजगार बचाया, शिक्षा बचाई, तो प्यार से वो स्कूलों का मसीहा भी कह देते। बड़ी अच्छी बात है कि आपको प्यार से प्राइवेट स्कूल्स वाले इसलिए स्कूलों का मसीहा कहते हैं क्योंकि आपने उनको, उनका कारोबार, उनका धंधा बंद होने से बचा लिया। और इसके साथ में एक बात और, जैसा कि मेरी जानकारी के बीच में आई है कि करीब 1 लाख स्कूल, बहुत आसान सा शब्द है कह देना और बहुत ही मुश्किल है इस बात को हजम करना कि 1 लाख स्कूल आपके साथ में जुड़े हुए हैं। शर्मा जी बिल्कुल, जब हमने ये सफर शुरू किया था तो हमने भी ये कल्पना नहीं की थी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 1 लाख स्कूलों का ये काफिला बनेगा, और अब भी इसमें जो है बढ़ोतरी होती जा रही है। तो हमने एक एक स्कूल को शर्मा जी चुनना शुरू किया था, और अपने से लेकर मैंने सर्वप्रथम मेरे दोस्त हैं मास्टर ओम प्रकाश जी, उनको साथ लिया। उसके बाद ये सफर शुरू किया, एक एक गली कूचे में गए, गली कूचे में जो स्कूल थे उनसे संपर्क किया, हरियाणा के पहले आसपास के जिलों में संपर्क किया। उसके बाद हमने बड़े सम्मेलन किए, लोगों को जाके जागरूक किया, और ये सफर चलता चलता आप ये लगा सकते हैं कि 20 साल में 1 लाख स्कूलों के हजूम में जो है तब्दील हुआ। आपके साथ में 1 लाख स्कूल जुड़े हैं, तो मतलब सीधी सी बात है, जब इतने सारे स्कूलों को आपने बंद होने से बचाया, उनकी रोजी रोटी को आपने जाने नहीं दिया, तो निश्चित सी बात है वो तो आपकी मतलब तारीफ क्या, आपकी आराधना करेंगे, आपकी तो पूजा करते होंगे वो लोग। देखिए ऐसा है कि ये जो काम होता है तो अकेला चना जैसे कहते हैं भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है। और ये काफिला ऐसा बना कि इतना बड़ा परिवार का इसने रूप लिया, जिसने ये एक बहुत बड़ी सफलता पाई, हरियाणा के हजारों स्कूलों को बचाने का काम किया। और उसके बाद आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी पूर्व से ही हमने उसमें संशोधन कराने का काम किया, अगर कुछ त्रुटियां उसमें आ गई थी उनमें भी बदलाव लाने का काम किया। तो मेरा मानना है कि इसमें बहुत सारे लोगों का भी बीच में सहयोग है, क्योंकि अकेला व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। हाँ, मैंने इसमें अपना 100% देने का काम किया, लेकिन मेरे साथियों ने भी 100% मेरे पे भरोसा जताया, मुझे सहयोग किया, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इंटेलेक्चुअल रूप से। तो जो जिस तरीके से सहयोग कर सकता था, हर व्यक्ति ने इसमें निस्वार्थ भावना से जो है सहयोग किया, जिससे हम ये इतना बड़ा हजूम जोड़ भी पाए और शिक्षा में बहुत सारी तब्दीलियां भी ला पाए और लोगों का रोजगार भी बचा पाए। देखिए, स्वार्थ तो आप बेशक इसको निस्वार्थ शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि स्वार्थ तो उसके बीच में सभी स्कूल वालों का था। उनको ये स्वार्थ था कि अगर वो आपके साथ में नहीं जुड़ते और इस मिशन के बीच में आपके साथ नहीं होते, तो उनको ये डर है कि कहीं उनका स्कूल भी बंद ना हो जाए। खैर, वो अच्छी बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, 1 लाख लोग या हरियाणा के 1000 स्कूलों की अगर हम बात करते हैं कि वो आपके साथ में जुड़े हैं, आपने उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उनके भले के कार्य किए हैं, लेकिन इसके बीच में अभिभावक या विद्यार्थी, उनका तो कहीं पर आपने कोई उनके लिए कोई ऐसी काम नहीं किया जिसके विषय में कह सकूं कि उनको कोई सीधा लाभ अभी तक पहुंचा हो। अगर ऐसा कुछ है तो आप हमारे दर्शकों को बताइए। शर्मा जी देखिए, पहले सबसे जो आपने बात कही कि स्वार्थ की, तो जो परमार्थ होता है उसमें भी स्वार्थ होता है और स्वार्थ में परमार्थ होता है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। अगर स्वार्थ ना हो तो व्यक्ति काम भी नहीं करता है। तो लोगों का स्वार्थ भी था, लेकिन उस स्वार्थ के अंदर परमार्थ भी छुपा हुआ था, क्योंकि शिक्षा एक इतनी इम्पोर्टेंट थी। और खासकर जिन विद्यालयों के लिए हमने लड़ाई की, ये बजट प्राइवेट स्कूल्स थे, जो ज्यादातर गरीब वर्ग के बच्चों को बहुत सस्ते दरों पर शिक्षा प्रदान कर रहे थे। जैसे आपने कहा कि इनसे बच्चों का क्या फायदा हुआ। देखिए, अगर ये कड़ी बीच में से निकल जाती तो कौन से स्कूल बचते? सिर्फ एक बड़े स्कूल बचते या गवर्नमेंट स्कूल बचते। तो ये जो पब्लिक की पसंद थे, ये स्कूल जो कम फीस पर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो सरकारी स्कूल में जाए, या वो अपनी मनपसंद का स्कूल चाहते थे। ये उनकी मनपसंद के स्कूल थे। तो सबसे पहले जब हमने इन स्कूलों को, विद्यालयों को बचाया,
तो इसका सीधा लाभ उन अभिभावकों को गया जिनकी पसंद ये स्कूल थे, जो इनमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। उस समय इंग्लिश मीडियम पढ़ाई सरकारी उसमें अवेलेबल नहीं थी, तो इनमें उनको इंग्लिश मीडियम पढ़ाई भी मिली और उनके बच्चे पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जज, बहुत सी बड़ी पदवी में इन बजट प्राइवेट स्कूल से ही पढ़कर कम पैसों पर गए। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ, तो एक पहला डायरेक्ट लाभ तो ये था। दूसरा मैं आपको बताऊं, जब बीच में एक बार ये 134 की बात आई तो हर एक आदमी को ये लगा कि 134 का प्राइवेट स्कूल जो है विरोध कर रहे हैं। आप 134 का स्पष्टीकरण कृपया एक बार उल्लेख से कीजिए, ताकि हर वो व्यक्ति जो इस साक्षात्कार को देख या सुन रहा है उसको पता लग सके कि 134 क्या है। क्योंकि सभी प्राइवेट स्कूल, जहाँ तक मैं समझता हूँ, सस्ती शिक्षा उपलब्ध नहीं करवाते। देखिए, दो बातें आपकी, मैं पहले उसका भी जवाब दे रहा था कि अभिभावकों को हमारी इस लड़ाई से क्या लाभ हुआ, हमारे इस मिशन से क्या लाभ हुआ, और 134 एक क्या है। तीसरा आपने कहा कि प्राइवेट स्कूल जो है सस्ती शिक्षा उपलब्ध नहीं कराते, तो मैं तीनों का सिलसिलेवार जवाब देता हूँ। 134 में ये कहा गया कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो 25% बच्चों को मुफ्त पढ़ाएंगे और उनका जो घाटा पड़ेगा प्राइवेट स्कूल को वो 75% पेरेंट्स से प्राइवेट स्कूल उसका घाटे की वसूली कर सकते हैं जी। तो आप ये देखिए, अगर हम इसका विरोध नहीं करते तो 75% अभिभावकों को 25% बच्चों की फीस देनी पड़ती। ये नियम है और ये नियम में उल्लेखित था, नियम में लिखा हुआ था। और इससे बाकी बच्चों की फीस और बढ़ जाती। अब बाकी 75% बच्चों की फीस 50% इससे बढ़ती। हाँ। और जो हिंदुस्तान में इनकम टैक्स पेयर है वो 3 से 4% के बीच में है, यानी कि 96% जो अभिभावक है वो इनकम टैक्स पेयर भी नहीं है, उसकी इनकम इतनी हाई नहीं है। तो एक गरीब का बोझ दूसरे गरीब अभिभावकों को उठाना पड़ता। हमने उसका विरोध किया कि 25% का बोझ 75 पर क्यों, कि अगर सरकार ये प्रावधान करना चाहती है तो इसकी भरपाई सरकार करे, और सरकार का फर्ज भी बनता है, सरकार चाहे तो वो कहे 100% बच्चों को फ्री पढ़ाओ, जैसे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, और उसका खर्चा फिर कौन वहन करता है? सरकार वहन करती है। अगर यहाँ पर सरकार ने ये प्रावधान किया था तो हमारा ये कहना था कि सरकार ही उसकी भरपाई करे, ना कि वो अभिभावकों पर पड़े। तो जब हमने इसका बहुत विरोध किया तो वो 25 को सरकार 10 पर लेके आई और उस लाइन को भी उसमें से खत्म कर दिया गया कि इसका बोझ दूसरे अभिभावकों पर पड़ेगा। ये बात आज तक अभिभावक शायद उनको पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि उनका ये विषय भी नहीं था कि वो शिक्षा नीति पढ़े और उसके कानूनों में जाएं, ये उनका विषय नहीं था। तो हमने उसको लड़कर खत्म करवाया, और उसके बाद जब उसकी हमने पैसे भी लागू करवाए तो उसका भी बोझ अभिभावक पे कम हुआ, अदरवाइज वो अभिभावक पे ही बोझ पड़ना था। अब तीसरा आपका एक प्रश्न था कि प्राइवेट स्कूल ज्यादातर महंगे स्कूल हैं, तो मैं ये भी सारे आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि देश में 5 लाख के करीब प्राइवेट स्कूल है, जबकि सरकार के आंकड़े में 4 लाख है। हमारा मानना है कि 5 लाख के करीब स्कूल हैं, और उसमें से 50% स्कूल जो प्राइवेट हैं वो 450 रुपया प्रति माह की फीस पर बच्चों को शिक्षा देते हैं। ये लोगों को अभी तक ये बात नहीं पता, तो श्रोता इसको बड़े ध्यान से सुने। और 70% प्राइवेट स्कूल 1000 रुपया प्रति माह से कम पर बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो ये श्रोता अभी तक इस बात को नहीं जानते, क्योंकि श्रोताओं को क्या होता है, अभिभावक को ये दिखता है जो चंद स्कूलों को वो देखते हैं जो ज्यादा फीस ले रहे हैं, और 4 लाख में से मैंने 75% स्कूल ऐसे बता दिए। और जो 96% देश के स्कूल हैं वो 40,000 रुपया साल का उससे कम पर बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ये सेंटर स्क्वायर फाउंडेशन की लिखित रिपोर्ट है जो प्रकाशित की गई है। ये पूरे डेटाबेस जो है ये सारे लोगों से जानकारी लेकर ये सारे उपलब्ध कराए गए हैं, तो अभिभावकों को इस बात का पता होना चाहिए। यदि 4% के करीब सिर्फ स्कूल हैं जिनको आप कह सकते हो जो 40,000 रुपया प्रति साल से ज्यादा जो है फीस वसूल करते हैं, तो 4% के करीब इनकम टैक्स पेयर भी हैं जिनकी हैसियत है कि वो पैसा दे सकते हैं ज्यादा। तो आप ये बताइए कि प्राइवेट स्कूल महंगे कहाँ से? और जहां तक सरकारी स्कूल की अगर बात की जाए, जिसको अभिभावक समझता है कि वो बिल्कुल फ्री है, वो स्कूल वो 4% जो मैंने महंगे स्कूल बताए हैं
उनसे भी प्रति बच्चा ज्यादा खर्च वो करते हैं, उनसे भी महंगे स्कूल है। दिल्ली सरकार ने ही अभी निकाला है कि 8,000 रुपये प्रति माह के करीब जो है बच्चे पे खर्च आता है, और हमारा मानना है कि 8 से 10,000 रुपया प्रति माह एक बच्चे पर सरकारी स्कूल में अगर पूरे देश का औसतन निकाल लिया जाए तो 8,000 रुपये प्रति माह से कम खर्च नहीं आएगा। तो फिर महंगे स्कूल कौन से हुए? प्राइवेट तो महंगे हुए नहीं। और दोनों जगह पर शर्मा जी पैसा किसको देना पड़ता है? अभिभावक को ही देना पड़ता है। एक तरफ अभिभावक जब टैक्स दे रहा है, उस टैक्स से वो गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं, और दूसरी तरफ डायरेक्टली प्राइवेट स्कूल को पेरेंट पैसा देता है। यानी दोनों जगह पर पैसा पेरेंट की ही जेब से जाता है। तो आप बताइए प्राइवेट स्कूल महंगे कैसे हुए? आपने बहुत सुंदर लुभावने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक चीज बताइए कि 450 रुपये प्रति माह जो आपने कहा कि कुछ स्कूल 30% स्कूल ऐसे हैं प्राइवेट स्कूल जो 450 रुपये प्रति माह के आसपास, 45-50% के करीब 50% स्कूल ऐसे हैं जो 450 रुपये प्रति माह के फीस में बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। और आपने ये भी बताया कि 70% ऐसे हैं जिनमें 1,000 रुपये प्रति माह बच्चे का खर्चा आता है पढ़ाई का। और आप इस चीज से सहमत हैं क्या कि 8,000 रुपये वास्तव में एक बच्चे के ऊपर खर्च, जैसा कि दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के विषय में आप बता रहे थे, सारे एवरेज में एवरेज आप बता रहे थे कि ये वास्तव में ये सही है क्या? बिल्कुल सही है। तो जब 8,000 रुपये खर्चा आता है तो 450 रुपये के बीच में किस तरह से शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं स्कूल? देखिए सरकारी स्कूल में आपने देखा है कि टीचर सैलरी बहुत नहीं, बात हम सरकारी स्कूल की नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल की। 450 रुपए की जो अब बात कर रहे हैं, जी। वहां पर टीचर सैलरीज जो है वो कम है, और जो स्कूल है अपने संसाधन से, जो स्कूल संचालक है उस स्कूल में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उन स्कूल्स को चलाते हैं। हम अंबाला में बैठकर ये बात कर रहे हैं, अगर आप पूरे हिंदुस्तान में जाएं, उत्तर प्रदेश और बिहार इसके इंटीरियर्स में जाएं, 200-250 रुपए में बहुत सारे स्कूल हैं जो प्रति माह पर बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो भारत तो ज्यादातर जो है इन बड़े प्रदेशों में बसता है। अच्छी बात है, आपने वो इंफॉर्मेशन, वो जो जानकारी आम अभिभावक को चाहिए लेकिन है नहीं। आज आपकी बातों से काफी हद तक कुछ चीजें उन अभिभावकों तक पहुंची हैं जिनको इनकी जानकारी की आवश्यकता भी है।